हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल पुस्तक से है। आज हम अर्थक्वेक भूकंप के बारे में आज पढ़ेंगे। अर्थक्वेक या भूकंप का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमें पृथ्वी में कंपन या पृथ्वी या उसके किसी भाग के हिलने का आभास होता है। तो पृथ्वी या उसके किसी भी भाग में किसी भी कारण से होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप से एक तरह से हमारे मस्तिष्क में विनाश की छवि भी उभर कर सामने आती है कि भूकंप आने के पश्चात किस प्रकार हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो मानव द्वारा निर्मित जो भी भवन है या और अन्य रचनाएं हैं वो धराशायी हो जाती हैं। और जीवन और मानवीय जो इस प्रकार की संरचनाएं हैं उनको भारी नुकसान पहुंचता है भूकंप के आने से। तो हमारी पृथ्वी पर अगर हम एक औसतन अनुमान की बात करें तो प्रत्येक 8 मिनट में कहीं न कहीं भूकंप के जो झटके हैं या भूकंप का कंपन जो महसूस होता है। तो कई भूकंप जो होते हैं बड़े ही हल्के उनकी आवृत्ति होती है जिससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता या उनका आभास भी नहीं होता। लेकिन कई भूकंप जो है उनकी आवृत्ति बड़ी तीव्र होती है तो उससे काफ़ी जान-माल का नुकसान होता है। तो आज हम इसी भूकंप के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भूकंप क्या है, इसके क्या कारण हैं और पृथ्वी पर भूकंपीय क्षेत्रों के वितरण के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसे आपसे एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के रूप में भी इसे पूछा जा सकता है और इसके विभिन्न पार्ट जो हैं, विभिन्न जो इसके अध्ययन सामग्री है भूकंप की, उसमें से कोई छोटा टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं भूकंप और भूकंप से संबंधित विभिन्न बातों के बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास। अर्थक्वेक, भूकंप, आखिर भूकंप है क्या? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, पृथ्वी के भूपटल में किसी के भूपटल में किसी बाहरी या अंतर्जात कारणों से यानी आंतरिक कारणों से होने वाला जो कंपन है या वाइब्रेशन है या ओसिलेशन जो है वो कहलाता है भूकंप या अर्थक्वेक। तो किसी भी कारण से पृथ्वी के बाहरी या आंतरिक भाग में या पृथ्वी के किसी छोटे या बड़े क्षेत्र में होने वाला जो कंपन है वो कंपन हम भूकंप के नाम से उसे जानते हैं। भूकंप के दौरान क्या होता है कि भूकंपीय ऊर्जा निर्मुक्त होती है और वो भूकंपीय ऊर्जा जो है वो लहरों के रूप में उत्पन्न होती है। तो यानी भूकंप के दौरान भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है। आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो। इस डायग्राम में आप नीचे जो डायग्राम दिए, इस डायग्राम में आप देखिए कि भूकंप की उत्पत्ति यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, इस जगह से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है और इसकी उत्पत्ति के बाद बाहर की ओर आप ये देखिए भूकंपीय लहरें उत्पन्न हो रही हैं। तो भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी पर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। आप देख सकते हो दोनों डायग्राम में आप देखिए, यहाँ इस जगह पर पृथ्वी पर इस जगह पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति हुई। यहाँ से भूकंपीय लहरें विभिन्न दिशाओं में, चारों दिशाओं में भूकंपीय लहरें गई हैं। आप पहले डायग्राम में देखिए तो चारों दिशाओं में भूकंपीय लहरें इस केंद्र से उत्पन्न होकर गई हैं। तो जहां से भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप मूल या फोकस। नीचे वाले डायग्राम में आप देखिए जहां से ये भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति हो रही है ये कहलाता है फोकस। तो भूकंपीय लहरों के उत्पत्ति स्थल को हम फोकस या भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। दूसरा स्थान जो होता है वो होता है पृथ्वी पर जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है, यानी सबसे पहले इसका अंकन किया जाता है भूकंपीय तरंगों का विभिन्न यंत्रों यानी सीस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से, या फिर सबसे पहले मानव द्वारा या अन्य जीव जंतुओं द्वारा उसका सबसे पहले जहां आभास होता है, पृथ्वी पर अनुभव होता है, उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो इसमें आप देखिए पहले डायग्राम में भी आप देखिए कि एपिसेंटर ये भूकंप के फोकस जो है इस फोकस के ठीक समकोण पर ऊपर की ओर आप ये देख पा रहे हो, ये है एपिसेंटर। नीचे में आप देखिए, निचले डायग्राम में भी आप देखिए ये यानी जो भूकंप मूल है, भूकंप मूल से सीधा 90 डिग्री के कोण पर यहाँ ये मौजूद है एपिसेंटर यानी भूकंप अधिकेंद्र। तो सबसे पहले जहां पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है पृथ्वी का, वो स्थान कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर।
जैसे मैंने आपको बताया कि भूकंप अधिकेंद्र जो होता है ये भूकंप मूल के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है, यानी समकोण पर होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में, सिस्मिक वेव्स के बारे में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। तो भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें जो है वो उत्पन्न होती हैं। कौन-कौन सी हैं? प्राथमिक तरंगें या पी वेव्स। प्राथमिक तरंगें या पी वेव्स, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें या दबाव वाली तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये पहले जो आप सबसे ऊपर जो डायग्राम देख रहे हो, ये पी वेव्स को प्रदर्शित करती है। तो पी वेव्स क्या होती है कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। ध्वनि क्या है? सीधी चलती है। ध्वनि जो भी आवाज हम, यानी ध्वनि जो आती है वो ध्वनि सीधी चलती है, तो ये उसी तरह से सीधी चलती है। तो ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, यानी इन तरंगों में जो कणों की गति है वो तरंग दिशा में सीधी होती है। आप इसमें देखिए, इसमें कणों की गति, ये तरंग की दिशा है, इसी दिशा में कणों की गति जो है वो सीधी होती है। तो पी तरंगों में कणों की गति तरंग की दिशा में ही बिल्कुल सीधे रूप में होती है। तो ये ध्वनि तरंग का स्ट्रक्चर होता है। ध्वनि तरंगें भी इसी प्रकार से चलती है। ये जो पी तरंगें होती हैं सर्वाधिक वेगवान होती है, यानी इनकी गति जो है बाकी सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे ज्यादा होती है। ये लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से या उससे ज्यादा भी, यानी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी ये प्रवाहित होती है। तो मोस्टली औसत रूप से ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये प्रवाहित होती हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यमों में प्रवाहित हो सकती है। दूसरी तरंगें होती हैं द्वितीयक या एस वेव्स। इन्हें आड़ी या गौण तरंगें भी कहते हैं। यानी भूकंपीय कंपन से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, 3 प्रकार के कंपन होते हैं। सबसे पहले पी वेव्स की उत्पत्ति होती है, पी वेव्स के बाद उसके पीछे एस वेव्स की उत्पत्ति होती है और उसके बाद धरातलीय वेव्स की उत्पत्ति होती है। तो ये 3 प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं भूकंप से। तो दूसरी तरंगें द्वितीयक या आड़ी तरंगें होती हैं, यानी गौण तरंगें होती हैं, एस वेव्स। एस वेव्स की क्या खास बात होती है? दूसरा आप इसमें डायग्राम में देखिए, ये जो दूसरा डायग्राम जो दिया हुआ है ये एस वेव्स का है। ये जो एस वेव्स होती हैं ये जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समान होती है। यानी जल तरंग और प्रकाश तरंग क्या है? जल जिस तरह से लहरें खाता हुआ ऊपर नीचे होता हुआ इस तरह से चल रहा है, तो इसी प्रकार से ये एस तरंगे जो है ये इसी प्रकार से ऊपर नीचे होते हुए ऐसे चलती है। तो ये जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समान होती है। प्रकाश तरंगे भी इसी प्रकार से ही चलती हैं। इनमें जो कणों की गति है, कणों की गति है वो लहर दिशा के समकोण पर होती है। अब देखिए कि ये लहर दिशा है, यानी इस डायग्राम में आप देखिए तरंग की ये लहर दिशा है और कणों की गति जो है वो इसके समकोण पर ऊपर या नीचे की ओर होती है। तो कणों की गति ऊपर या नीचे की ओर समकोण पर होती है। यानी एक हिलोरे खाते हुए जल में आप नाव को देखिए, वो नाव भी उसी प्रकार से हिलोरे खाती है जैसे कि जल हिलोरे खा रहा है। तो उसमें जल ऊपर नीचे हो रहा है तो नाव भी उसी प्रकार से ऊपर नीचे होती है। तो आप नाव को कण मान लीजिए, तो उस अकॉर्डिंग कण जो है ऊपर नीचे गति करता है। तो ऐसे तरंगों में जो कण है वो लहर दिशा के समकोण पर ऊपर नीचे की ओर गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तरंगों की एक खास बात और होती है कि ये तरंगे तरल पदार्थों में लुप्त हो जाती हैं। यानी ठोस में तो ये दिखाई देती है लेकिन तरल पदार्थों में ये दिखाई नहीं देती, ये लुप्त हो जाती हैं। और इन दोनों ही तरंगों से पी और एस वेव से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है, पी और एस तरंगे जो है इन दोनों को शरीर तरंगे या बॉडी वेव्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की पूरे भाग से, पृथ्वी की पूरी जो संरचना उस संरचना से होकर ये प्रवाहित होती हैं, तो इसलिए इन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। तीसरी प्रकार की तरंगे होती हैं धरातलीय या एल वेव्स। धरातलीय या एल वेव्स ये जिग जैग प्रतिरूप में चलती हैं। तो जिग जैग प्रतिरूप में चलने की वजह से ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। हालांकि इनकी स्पीड जो है वो सबसे कम होती है, ये 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रवाहित होती है, लेकिन फिर भी जिग जैग प्रतिरूप में चलने के कारण ये ज्यादा खतरनाक होती है। यानी ये आगे पीछे यूं धक्का देते हुए चलती है। तीसरे आप इस डायग्राम में देखिए, ये जिग जैग प्रतिरूप की इस तरफ धक्का दिया फिर इस तरफ धक्का दिया, तो उस कंडीशन में
क्या कि ये ज़्यादा खतरनाक होती है। तो मानव ने जो भी स्ट्रक्चर, जो भी संरचनाएं पृथ्वी पर बनाई है, वो जब इस प्रकार से आगे पीछे यूं जब गति करेंगे, तो उस आगे पीछे गति करने की वजह से क्या होगा कि वो कमजोर पड़ जाएंगी और नीचे गिरने लगेंगे। तो ये जिग जैग प्रतिरूप में चलती हैं, और ये केवल धरातलीय भाग में ही चलती हैं। जो धरातल का पृथ्वी का ऊपरी सरफेस है, ऊपरी सरफेस में चलती है, इसलिए इनको धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। और एक बात ये भी है कि ये जो तरंगे होती हैं सबसे ज्यादा मार्ग तय करती है, यानी धरातल पर ये सबसे ज्यादा मार्ग तय करती है। तो ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं मुख्य रूप से। हालांकि इनके मध्यवर्ती गुणों वाली या मध्यवर्ती स्पीड वाली कुछ और तरंगों के का भी पता चला है, जिनमें पी स्टार, एस स्टार है, तो वो तरंगे भी होती हैं। लेकिन मूल रूप से भूकंपीय तरंगों का वर्गीकरण जो है इन 3 वर्गों में किया गया है। वो जो शेष तरंगे हैं वो इन्हीं का ही यूं मान लीजिए कि एक रूप होती हैं। चलिए नेक्स्ट, इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में तरंगों को बताने का प्रयास किया गया है। ऊपर वाले डायग्राम में, पहले डायग्राम में आप देखिए, इस पहले डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि ये जो है अ, भूकंप का अधिकेंद्र, भूकंप का मूल। देखिए यहाँ देखिए पहले डायग्राम में, ये भूकंप का मूल है। इस भूकंप मूल से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हुई, और भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति के बाद देखिए चल रही है। सबसे पहले पी तरंगें सबसे तेज गति से पहले पहुंच गई कहाँ, एपिसेंटर पर। फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे एस तरंगें चल रही हैं। आप देखिए इस डायग्राम में पीछे पीछे एस तरंगें चल रही हैं। और धरातलीय तरंगें आप देखिए कि धरातल पर, ये देखिए धरातलीय तरंगें हैं, ये धरातल पर प्रवाहित हो रही हैं धीरे, सबसे धीमी स्पीड में ये चल रही हैं। और ये देखिए एस तरंगें पी तरंगों के पीछे पीछे, और सबसे पहले तेज गति से तीव्रता के साथ पी तरंग, ये देखिए ये पी तरंग जा रही है। तो ये 3 प्रकार के कंपन होते हैं। यहाँ पर इस ऊपर देखिए, इसमें ऊपर में भी ये दिखाया गया कि सबसे पहले ये पी तरंग सीधी तरंग के रूप में पी तरंग आई, उसके बाद देखिए ये एस तरंग आई ऊपर नीचे जिगजैग प्रतिरूप में, और उसके बाद में ये धरातलीय तरंगे, सॉरी ये आड़ी तरंगों के रूप में, और ये जिगजैग प्रतिरूप में धरातलीय तरंगों की उत्पत्ति हुई। तो ये 3 प्रकार के कंपन या 3 प्रकार के तरंगे जो है वो भूकंप के दौरान उत्पन्न होते हैं। नीचे एक भूकंप का आपको डायग्राम के जरिए एक और दिखाया गया है कि किस तरह से भूकंप आता है। तो धरातलीय तरंगों का देखिए आप कि धरातलीय तरंगे किस प्रकार से जिग-जैग प्रतिरूप में चलकर पेड़ों को, भवन को किस प्रकार से, ये देखिए आप कि किस प्रकार से इनमें इनको नुकसान पहुंचाती हैं। और यहाँ से ये भूकंप का उत्पत्ति हो रही है, और भूकंपीय तरंगे जो है वो विभिन्न दिशाओं में गति कर रही हैं। तो भूकंप और भूकंप से संबंधित विभिन्न पक्षों का जो अध्ययन हम करते हैं उसको हम भूकंप विज्ञान या सीस्मोलॉजी कहते हैं। तो भूकंप और भूकंप से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाला विषय जो वो सीस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं भूकंप के कारणों के बारे में। तो देखिए भूकंप के कौन कौन से कारण है। पहला कारण है ज्वालामुखी क्रिया। तो हमारी पृथ्वी पर यदि हम भूकंपों का वितरण देखें तो हमें इस बात का आभास होता है कि अधिकांश भूकंप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में ज्यादा आते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया जो है, ज्वालामुखी क्रिया की वजह से विस्फोटक रूप में जहाँ ज्वालामुखी एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ विस्फोटक रूप में जब ज्वालामुखी फटती है तो ऊपर मौजूद जो चट्टानी भाग है उस चट्टानी भाग को तोड़कर वो बाहर आती है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में कंपन महसूस होता है। तो जहाँ कहीं भी इस प्रकार की तीव्रता के साथ ज्वालामुखी का फटन होता है, ज्वालामुखी फटती है, वहाँ भूकंप अवश्य आते हैं। यही कारण है कि जो परिप्रशांत मेखला यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ के किनारे जो है वहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इस कारण से वहाँ पर भूकंपीय घटनाएं भी ज्यादा होती हैं। दूसरे भूपटल भ्रंश, फोल्टिंग। तो भूपटल भ्रंश क्या होता है, फोल्टिंग क्या होती है, जब धरातल के किसी भाग में भूगर्भिक हलचलों की वजह से, खास करके इससे पहले हमने वलन और भ्रंश किया है, उसमें हमने बात की थी। भ्रंश क्या होते हैं, पृथ्वी की तनाव मूलक संचलन के कारण भ्रंश की उत्पत्ति होती है। यानी जब चट्टानों में दो विपरीत दिशा में गति होती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि दरारें पड़ जाती हैं, चटकने पड़ जाती हैं, चट्टानी खंड जो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे खिसक जाते हैं, उसको बोलते हैं फोल्ट या भ्रंश। तो इस प्रकार की जब संरचना निर्मित होती है, फोल्ट या भ्रंश का निर्माण होता है, तो चट्टानों के आगे पीछे या ऊपर नीचे खिसकने से उनके ऊपर मौजूद भागों में भूकंप आता है। तो भूपटल भ्रंश के जो क्षेत्र है वो भी सक्रिय भूकंप के क्षेत्र हैं, जैसे कैलिफोर्निया का सान अंड्रियास भ्रंश हो गया, इसी तरह से अफ्रीका की महानद्रार घाटी हो गई। तो ये जो है ये सक्रिय भ्रंश के क्षेत्र है, जहां पर कि भूकंप की घटनाएं भी होती रहती हैं। तो भूपटल में भ्रंश या दरार की उत्पत्ति होने के कारण भी भूकंपों की उत्पत्ति होती है। तीसरा कारण है प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत।
इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। प्रोफेसर रीड ने ये थ्योरी दी थी और उनका ये मानना था, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत, यानी प्रोफेसर रीड ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी की चट्टानों में इलास्टिक गुण होता है, यानी वो तनाव की स्थिति में खिंचती हैं, लेकिन इस खिंचाव की एक सीमा होती है। जब चट्टानों में तनाव उस सीमा से ज्यादा हो जाता है तो चट्टानें एक तल के सारे टूट जाती है, और टूटने के बाद जैसे एक इलास्टिक होता है, एक रबर जो होता है, वो जिस तल से टूटता है, ये क्या रबर क्या है, वापस यानी एक तरह से सिकुड़ने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की चट्टानें जो हैं वो एक तल से टूटकर वापस सिकुड़ती हैं, तो सिकुड़न की वजह से उसके ऊपर मौजूद भूभागों में कंपन महसूस होती है, यानी भूकंप महसूस होता है। यानी चट्टानें अपने मूल स्थान पर वापस आने का प्रयास करती है, जो कि तनाव की वजह से खिंच गई थी, और टूट कर वो वापस अपने स्थान पर आने का प्रयास करती है, जिस वजह से क्या है कि ऊपर मौजूद स्थानों पर भूकंप या कंपन महसूस होता है। इसे कहते हैं प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत। नेक्स्ट अगला कारण है भू संतुलन में अव्यवस्था। तो हमारी पृथ्वी पर यानी आइसोस्टेटिक डिस्टर्बेंस, तो हमारी पृथ्वी पर पूर्ण रूप से भू संतुलन कहीं पर भी नहीं मिलता, बल्कि हमारी पृथ्वी का नियम है कि संतुलन की ओर अवस्था पाई जाती है। यानी हमारी पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, सागर तली, ये सब के सब क्या है कि संतुलन की ओर अवस्था में है, लेकिन इनमें पूर्णतः संतुलन कहीं भी पृथ्वी पर नहीं है। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इन ऊंचे पहाड़ों को हम स्थिर माने तो ये स्थिर नहीं है, बल्कि नदियां क्या करती हैं कि इन ऊंचे पहाड़ों को काट कर इससे जो मलबा प्राप्त होता है वो कहां जमा करती हैं, झील में या सागर तली में जाकर जमा करती है। तो सागर तली में पदार्थों का भार बढ़ने लगता है, और दूसरी ओर देखें तो जो पर्वतीय भाग है जिनका क्या अपरदन हुआ है, उनका भार कम होने लगता है। तो सागर तली का जैसे जैसे भार बढ़ता है तो सागर तली नीचे की ओर धंसती है, पदार्थ नीचे जाता है, वो पिघलता है, पिघलकर मैग्मा बनता है, तो वो कहीं पर्वतों या पठारों के नीचे जाकर वो बाहर प्रकट होता है, या तो ज्वालामुखी के रूप में, या पर्वतों के नीचे या पठारों के नीचे जाकर वो ठंडा होने लगता है। तो उस स्थिति में जब लावा ऊपर उठता है, मैग्मा ऊपर उठता है, तो वो मैग्मा क्या करता है, ऊपर मौजूद भूभागों में भूकंप की उत्पत्ति करता है। हिमालय पर्वत में आने वाले भूकंप जो है वो भू संतुलन मूलक भूकंप ही है, यानी हिमालय पर्वत अभी संतुलित अवस्था में नहीं है, अभी इनका निर्माण कार्य जारी है। इनमें मेग्मा नीचे से ऊपर उठता है और ऊपर इसमें आकर कहीं पर या तो उसको तोड़ने का प्रयास करता है, या नीचे से उसको धक्का देकर, झटका देकर भूकंप को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट जलीय भार। तो जलीय भार भी जो है वो भूकंप का एक कारण बनता है, यानी जो चट्टानें खास करके बहती हुई नदियां हैं, तो बहती हुई नदियों के नीचे मौजूद जो चट्टानें हैं उन पर उस बहते हुए जल का जितना प्रेशर है वो उसी के अनुकूल है। जब हम उस नदी पर बांध बना देते हैं, कोई बड़ा डैम बना देते हैं, तो वो जल, बहता हुआ जल एक जगह पे इकट्ठा हो गया, यानी उस जगह पर जल का भार बढ़ गया। तो नीचे मौजूद चट्टानें जो है वो दबती हैं, यानी उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, तो उस दबने की वजह से आसपास क्या है, कंपन महसूस यानी भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप जो है वो इसी प्रकार से जलीय भार यानी बांध के भार के कारण आया हुआ भूकंप था। तो जलीय भार भी क्या है, हम जो डैम बनाते हैं वो डैम भी उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति का एक कारण बनते हैं। नेक्स्ट है भूपटल में सिकुड़न। तो हमारी पृथ्वी जो है अपनी उत्पत्ति के बाद से लेकर लगातार ठंडी होती जा रही है, तो इसका जब सबसे ऊपरी जो सरफेस है वो सबसे पहले ठंडा हुआ, उसमें सबसे पहले सिकुड़न आई, और अब धीरे धीरे वो उसका अंदर का भाग जो है वो भी ठंडा हो रहा है। तो सिकुड़न की वजह से चट्टानें सिकुड़ती हैं, तो सिकुड़ती हैं तो उस स्थिति में वो जब अपनी जगह छोड़ती हैं तो उसके ऊपर मौजूद जो भाग है उनमें अव्यवस्था होने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है गैसों का फैलाव। तो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गैसें हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के उच्च तापमान की वजह से वो फैलती हैं, यानी हल्की होकर ऊपर उठती हैं, और इनके साथ जब जलवाष्प और मिल जाए, यानी खास करके सागर तटीय भागों में जब इनके साथ यानी जल रिसकर जो भूमि के अंदर पहुंचा है वो भी गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उठे, तो इन गैसों के साथ जब जब वो जलवाष्प और मिल जाए तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो जलवाष्प और गैसें धरातल के कमजोर भाग को ढूंढती हैं, ढूंढकर उसे तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। तो उस स्थिति में क्या है कि वो कंपन उत्पन्न करती है, यानी भूकंप को उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक जो है वो भूकंप की उत्पत्ति या हमारी पृथ्वी पर विवर्तनिक घटनाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसने हमारी पृथ्वी पर विवर्तनिक घटनाओं को, हमारी पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को, संचलनों को सही ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो प्लेट विवर्तन थ्योरी ये कहती है कि हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं।
3 प्रकार की प्लेटें कौन-कौन सी? एक तो रचनात्मक प्लेट जहाँ पर कि 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाती हैं। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं तो नीचे से मैग्मा आता है और प्लेट के किनारों पर ठंडा होकर जम जाता है। इसे हम कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। तो हालाँकि यहाँ पर ज्वालामुखी या मैग्मा का उद्गार विस्फोटक नहीं होता, लेकिन फिर भी मैग्मा जब ऊपर आकर प्लेट के किनारों पर जमा होता है तो उसे हल्के कंपन ज़रूर होते हैं। खास करके मध्य अटलांटिक कटक जो है, मध्य अटलांटिक कटक के सारे इस प्रकार की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। दूसरी प्रकार की जो प्लेट किनारे होते हैं वो होते हैं विनाशी प्लेट किनारे, जहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से आकर टकराती हैं तो वहाँ ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, तीव्र ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है और तीव्र ज्वालामुखी घटनाओं के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तीसरे प्रकार की जो प्लेट होती है वो होती है संरक्षित प्लेट किनारे। तो संरक्षित प्लेट किनारे जो होते हैं वो एक दूसरे के अगल-बगल आजू-बाजू खिसक जाते हैं, तो उस स्थिति में भ्रंश का निर्माण होता है, स्ट्रक्चरल भ्रंश का निर्माण होता है, तो उस वहाँ पर भी भूकंपीय एक्टिविटीज होती हैं। तो हमारी पृथ्वी पर भूकंप और भूकंपीय घटनाएं जो है वो प्लेट विवर्तन से मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स एवं एवलांच। तो भूस्खलन यानी खास करके ऊंचे पहाड़ी भागों में जब भूस्खलन होता है यानी लैंडस्लाइड्स होता है, खास करके वर्षा के दिनों में, बारिश के दिनों में क्या है कि चट्टानें जो हैं, जो ढीली चट्टानें हैं वो जल पाकर नीचे की ओर तेजी से लुढ़कने लगती है, जिससे क्या है कि चट्टानों में नीचे की ओर आने से उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से हिम क्षेत्र जो है, खास करके बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र जो है, वहां पर बर्फ जो है वो बड़ी मात्रा में नीचे की ओर जब गति करती है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में कंपन महसूस होता है, यानी भूकंप की उत्पत्ति होती है। और लास्ट जो कारण है भूकंप का वो है मानवीय गतिविधियां। मानव भी अपने जो विभिन्न प्रकार के रचनात्मक और विनाशी कार्य है उनकी वजह से भूकंप की उत्पत्ति करता है। रचनात्मक में जैसे रचनात्मक या विनाशी कार्यों की अगर हम बात करें तो उनमें जैसे खनिजों को खोदना है, या फिर किसी बिल्डिंग को गिराना है, या चट्टानों को तोड़कर, पहाड़ों को तोड़कर उसे सड़क मार्ग का निर्माण करना है, या सुरंग का निर्माण करना है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं की वजह से आसपास के क्षेत्रों में कंपन महसूस होता है। तो ये भूकंप के कारण थे जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये हमने आज भूकंप और भूकंप के से उत्पन्न भूकंपीय तरंगे और भूकंप के कारणों के बारे में हमने बात की। क्योंकि टॉपिक हमारा बड़ा है तो एक ही लेक्चर में ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बाकी का इसका जो पार्ट है जिसमें भूकंप के प्रकार और साथ ही साथ भूकंप का विश्व वितरण, ये हम अगले अपने लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपना अध्ययन जो है वो निरंतर जारी रखिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि पानी बचाइए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और वृक्ष लगाइए। वृक्षारोपण और जल ये हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए पृथ्वी पर अत्यंत आवश्यक है। तो आप वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।